हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एडी केमिकल साइंस पर। तो आज की हमारी और आपकी जो बात है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उस पर से हम बात करना शुरू करेंगे। उसमें हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें ओस्टवाल्ड प्रोसेस से HNO3 का निर्माण कर लिया था और आपको चित्र के माध्यम से बाकायदा समझा दिया था कि कौन कौन से स्टेप होते हैं और HNO3 की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी कर ली थी। आज उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे आज। तो उम्मीद है कि आप लोग बने रहेंगे पूरे वीडियो में। तो चलिए करते हैं। जो भी लोग कर रहे हैं इस बार यूपी बोर्ड के लिए 12th में हैं, तो उनके लिए ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं और यहाँ से भी आ सकता है, क्योंकि HNO3 का भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके जो HNO3 है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडेंट होता है। तो इसलिए जो ऑक्सीकारक गुण है नाइट्रिक अम्ल का वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, नाइट्रिक अम्ल का ऑक्सीकारक गुण, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ HNO3 की हम पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो ये लिख लेंगे कि जो HNO3 है एक प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक, जब ये क्या करता है, दूसरे का ऑक्सीकरण करवाता है और खुद अपचयित हो जाता है। तो ये पॉइंट भी हमारे लिए याद रखना जरूरी है। इसका या आप ऐसे लिख लीजिए यह दूसरों का अपचयन, दूसरों का ऑक्सीकरण कराकर स्वयं अपचयित हो जाता है, स्वयं अपचयित हो जाता है। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब सबसे पहले इसमें ये जो ऑक्सीकरण करेंगे हम, तो 3 प्रकार का हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो अधातुओं का, दूसरा अपचायकों का और तीसरा धातुओं का। तो सबसे पहले अधातुओं के बारे में देखेंगे। सबसे पहला जो ऑक्सीकरण है वो अधातुओं का, मतलब नॉन मेटल्स का ऑक्सीकरण। अधातुओं का मतलब नॉन मेटल्स का ऑक्सीकरण। नॉन मेटल्स में हम इसमें आपको एक बेसिक परिकल्पित समीकरण याद रखनी होगी, जिसमें हम HNO3 को तोड़ेंगे NO2 में और प्लस H2O और O2, आप ऐसे O। ठीक, इस तरह से हमने तोड़ लिया। HNO2 को हमने HNO3 को किस में तोड़ लिया? NO2, H2O और O में। आप यहाँ 2 कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए इसको, और यहाँ भी 2 कर लीजिए। ठीक, इस तरह से ये बैलेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला इसका प्रोसीजर हम पहली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण। ठीक, किसका? कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण। तो अधातुओं में पहला है कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण। ठीक, अब हमको ये पता है कि जो नाइट्रिक अम्ल है वो स्वयं अपचयित होगा और दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा, मतलब कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण हो जाएगा। कार्बन का से CO2 बना, और CO2 कैसे बनेगा? इसमें आप ऑक्सीजन जोड़ोगे, तो आप इसको बैलेंस भी कर लीजिए। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन करने के लिए हम पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4, और यहाँ 2 और यहाँ 2। अब ये 2 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन हट जाएंगे, जो बचा आप उसको जोड़ के लिख दीजिए ऐसे 4HNO3 और गिव्स आउट 4NO2 और प्लस 2H2O। ठीक, इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो गया? एक केमिकल प्रॉपर्टी हो गई कि कार्बन से हम CO2 बनाते हैं HNO3 की सहायता से। कैसे? HNO3 क्या करता है? कार्बन का ऑक्सीकरण करा देता है और स्वयं NO2 में अपचयित हो जाता है।
स्वयं NO2 में अपचयित हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, देख लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिएगा, हम किनारे हो जाते हैं। चलिए, अगला गुण है, अधातुओं में ही एक और कर लेते हैं। जैसे फास्फोरस का दूसरा हमारा है, फास्फोरस को यहाँ पर लिख, फास्फोरस को H3PO4 में कैसे ऑक्सीकृत करेगा? कौन? HNO3। तो कर लेते हैं, ये बेसिक इक्वेशन हम लिखेंगे, NO2 और प्लस H2O और प्लस O। ठीक, ये एक बेसिक इक्वेशन है। अब आप क्या करिए कि फास्फोरस से क्या बनाएंगे? H3PO4। क्या बनाएंगे? H3PO4। अब फास्फोरस से H3PO4 बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक, तो बस आप इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर आप 2 कर लीजिए और यहाँ 3, फास्फोरस 2 कर लीजिए, बैलेंस है। ऑक्सीजन 8 और इधर 3 और इधर 5 मिलाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, ऑक्सीजन यहाँ 5 है, 5 ऑक्सीजन ऊपर भी होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पहले से 2 होना चाहिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 की 2 से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? 10। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये 10 और ये 5 हो जाएगा और ये 5। अब ये 5 ऑक्सीजन से 5 ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। क्या और कुछ जा रहा है? ये 3 पानी से 3 ये कट जाएंगे और 2 बचेंगे। 3 H2O से 3 H2O कैंसिल हो गए, कितने बचे? 2 H2O बचे ना, 3 से 3 कैंसिल हो गए, 2 बचे ना। तो बस अब हम बाकी जोड़ के लिख देंगे, 2P + 10 HNO3 ये, और बस इधर आ जाओ, H3PO4 + 10 NO2 और प्लस क्या? 2 H2O, एक ये। तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया अधातुओं का ऑक्सीकरण। क्या होता है जब के रूप में भी यहीं से क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन की क्रिया HNO3 के साथ होती है, फास्फोरस की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ होती है, यही सब, इतने से ही क्वेश्चन आ जाएगा। हटाते हैं। और अब दूसरा है अपचायकों का ऑक्सीकरण, ये भी हटा देते हैं, आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा इसको। अगला, अपचायकों का ऑक्सीकरण, अपचायकों का ऑक्सीकरण। अपचायकों के ऑक्सीकरण में क्या होगा? जैसे H2S का मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड को ये क्या कर देता है? H2O में ऑक्सीकरण। किसमें? H2S का H2O में ऑक्सीकरण। कैसे होगा? वही बेसिक केमिकल इक्वेशन, HNO3 प्लस नहीं, बस इसको तोड़ दो, किसमें? 2NO2 में, और प्लस H2O और प्लस O, नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या होगा? H2S की O से क्रिया कराओ और क्या बना दो? H2O बना दो, और सल्फर अलग हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हो कि जितना ऑक्सीजन ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना ऑक्सीजन यहाँ पर है और उतना ही यहाँ पर है, तो बैलेंस है। आप ऐसे ही इसको कैंसिल कर दीजिए और लिख दीजिए H2S + HNO3 क्या बना? 2NO2। अब देखिए, एक H2O इधर और एक इधर, तो 2 H2O और सल्फर रह गया, आप सल्फर भी लिख दीजिए। तो ये आपका अपचायक का ऑक्सीकरण हो गया। मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड से हमने क्या बना लिया? पानी बना लिया। क्या बना लिया? हाइड्रोजन सल्फाइड से पानी, है कि नहीं? यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया। आप एक और कर सकते हो, SO2 का H2SO4 में बदल सकते हो, वो भी कर लिया जाए। कि आप कर लोगे? चलिए करके दिखा देते हैं। आप लोग देख लीजिए, SO2 का H2SO4 में, दूसरा SO2 का H2SO4 में ऑक्सीकरण, SO2 का H2SO4 में ऑक्सीकरण। क्या होगा कि पहले एक बेसिक इक्वेशन, यहाँ पर 2HNO3 2NO2 प्लस H2O
और प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक। क्या आएगा SO2 और प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन से क्या बनेगा H2SO4 बनेगा, ठीक। अब देखो सल्फर है, ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोजन इधर है, इधर नहीं है। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आपको H2O मिलाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो बस अब क्या इसमें बैलेंस है पूरा, इधर एक सल्फर, इधर हाइड्रोजन 2, इधर 2, ऑक्सीजन 2, 1 3 और 1 4, 2 4 हो गया। तो सब बराबर है, तो आपको कुछ भी गुणा वुणा नहीं करना है, सीधे आप कुछ और कट रहा है, ये पानी भी कट रहा है इधर से, और कुछ जा रहा है, कुछ नहीं, तो बस जोड़ के लिख दीजिए SO2 प्लस 2HNO3 और गिव्स आउट इधर H2SO4 प्लस 2NO2, है कि नहीं, ये ठीक। तो ये हो गया अपचायकों का ऑक्सीकरण। अब पढ़ते हैं धातुओं के ऑक्सीकरण। किसको पढ़ेंगे, धातुओं के ऑक्सीकरण को। मैं हट जाता हूं, आप लोग लिख लीजिए, इसको नोट करके बिल्कुल याद ही कर लीजिए, है कि नहीं, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए और इसको याद कर डालिए। याद करने से क्या होगा, आपके एग्जाम में जब आएगा तो आप बड़े अच्छे से उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं धातुओं के ऑक्सीकरण। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे क्वेश्चंस पर ही। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसी के वीडियो हम आपके सामने पेश करेंगे, आपके सामने लाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी हम अच्छी बना सकें। बाकी डिटेल जो चैप्टर वाइज क्लास है वो लगभग बोर्ड एग्ज़ाम के बाद से शुरू होगी, मतलब मार्च से मान के चलिए, स्टार्टिंग मार्च से, कि डिटेल चैप्टर वाइज क्लास 11th और 12th दोनों के लिए हम शुरू करने वाले हैं। तो चैप्टर में बाद में मिलेंगे, अभी हम बस छोटे छोटे वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। उसमें न्यूमेरिकल्स वाले भी वीडियो हैं, केमिकल इक्वेशंस वाले भी हैं, जैसे कि चल रहा है थ्योरी डेरिवेशन, जो भी आपका है वो सब कुछ छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा, कि आप लोग ज़्यादा ऊबे भी ना और आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाए। तो इस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक। चलिए अगला है तीसरा, धातुओं का ऑक्सीकरण। धातुओं का ऑक्सीकरण देखो, अब जो HNO3 ऑक्सीकारक है, यानी इसका अपचयन होगा। कैसे अपचयन होगा, जैसे ये HNO3 है, HNO3 से किस में जाएगा, NO2 में, NO2 से किस में जाएगा, NO में, ठीक। NO2 से जाएगा N2O में, एक मिनट, NO2 से जाएगा NO में, और NO से जाएगा N2O में, ठीक। किस में जाएगा, N2O में। N2O से क्या बनाएगा, N2 बनाएगा, N2 से क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा। मतलब और धीरे धीरे ये रिड्यूस होता चला जाएगा, ठीक। सबसे पहले HNO3 से किस में जाएगा, NO2 में, NO2 से NO, NO से N2O, N2O से N2 और N2 से NH3, सॉरी NH3 से पहले ये एक और इसकी रिड्यूस स्टेज होगी NH2OH हाइड्रोक्सिलेमीन, और फिर लास्ट में NH3। आप देख रहे हैं कि इसका अपचयन हो रहा है। कैसे हो रहा है कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +5, इसमें +4। ऑक्सीकरण संख्या जब घटती है तो अपचयन होता है। 11th में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आती है तो इसका मतलब क्या है कि वो अपचयित हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और अगर ऑक्सीकरण नंबर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या घटी, इसमें कितनी बची, +2 और घटी, इसमें कितनी हो जाएगी, +1 और कम हुई, इसमें 0 और कम हुई, इसमें -1, ठीक, और इसमें -3। तो आप देख रहे हैं कि ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है। HNO3 से NO2, NO2 से NO, NO से N2O, N2O से
N2, N2 से NH2OH, NH2OH से NH3। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो जो धातुओं का ऑक्सीकरण होता है उसके लिए इसी के आधार पर हम कुछ परिकल्पित रासायनिक समीकरण लिखेंगे, उससे हम आगे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन करवाएंगे। क्या करेंगे? इसी आधार पर हम क्या करेंगे, किसके लिए लिखेंगे? HNO3 तो खैर है ही, NO2 के लिए लिखेंगे, NO के लिए लिखेंगे और N2O के लिए लिखेंगे, ठीक। और बस इसी के लिए लिखेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले जो परिकल्पित रासायनिक समीकरण है वो कंसंट्रेट HNO3 के साथ अगर हम इसमें इस तरह की रासायनिक समीकरण लिख दें तो यहाँ पर NO2 प्लस H2O और बस कुछ नहीं, ठीक, ये बैलेंस्ड है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि अगर HNO3 की रिएक्शन आप ऐसे ही केवल HNO3 को गर्म कर दो तो NO2 और प्लस H2O और प्लस O, इस तरह से। और ये जो इक्वेशन है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, सभी मेटल्स के लिए है, सभी मेटल्स के लिए, ठीक। दूसरी रासायनिक समीकरण डाइल्यूट HNO3 से, किसके साथ? हाइड्रोजन मिला दो इसमें, ठीक। क्या बना लोगे? अब पहले हमने NO2 बना लिया, अब क्या बनाएंगे? NO बनाएंगे। क्या बनाएंगे? NO। तो बना लो NO और प्लस H2O, ठीक। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन इधर कितने? ऑक्सीजन 1 है, तो आप इधर कर लीजिए 3, ठीक। तो 3 दूनी 6, तो ये हाइड्रोजन 1 है, इधर कितने मिलाओगे? 5 हाइड्रोजन मिलाओगे, ठीक। कितने हाइड्रोजन मिलाओगे? 5। तो ये समीकरण बैलेंस हो जाएगी। क्यों बैलेंस हो जाएगी ना, ठीक। NO प्लस 3H2O, 1 मिनट, 5 हाइड्रोजन ये, 3 दूनी 6 ये, 5 और 1 6, ऑक्सीजन 3 और इधर कितने हैं? 3 और 1 4, रुक जाओ 1 मिनट, गलत हो गया, 1 मिनट, ऐसे नहीं होगा। ऐसा करो कि हाइड्रोजन करो 4, इधर करो 3 हाइड्रोजन, इधर करो 2, तो ऑक्सीजन 2 और 1 3, ऑक्सीजन 3, अब बैलेंस है इस तरह से। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, HNO3 को आप ऐसे ही गर्म कर दीजिए तो NO प्लस H2O और प्लस O, ठीक। यहाँ पर आप 2 ले लीजिए, क्या? HNO3, तो इधर भी क्या बना दोगे? 2 NO बना दोगे, ठीक। और हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर 2, ऑक्सीजन 2 3 6, 2 1 3, 3 और 3 6, नाइट्रोजन 2, इस तरह से। तो या तो आप ऐसी समीकरण लिख लीजिए इस तरह से। ये जो इक्वेशन है वो सिर्फ Cu Hg Ag और Pb के लिए, Cu Hg Ag और Pb के लिए, इन मेटल्स के लिए इस वाली समीकरण को फॉलो करेंगे। जब इनका हम क्या कराएंगे? धातुओं का ऑक्सीकरण कराएंगे। ऐसी मेटल्स का ऑक्सीकरण कराने के लिए हम किसको फॉलो करेंगे? इस वाली इक्वेशन को फॉलो करेंगे। क्यों भैया? ठीक। इसके बाद तनु नाइट्रिक अम्ल, इसके बाद एक और, ये आप नोट कर लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटा दें इसको। तो सभी के लिए आप लोग जानते हैं फिर एक तीसरी डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर हम इसको तोड़ दें तो अगले स्टेप में क्या बनाएंगे? हमने क्या बना लिया? NO2 बना लिया, NO2 के बाद NO बना लिया, NO के बाद अब क्या बनाएंगे? N2O बनाएंगे। क्या बनाएंगे? N2O और H2O। अब उधर नाइट्रोजन 2 है तो इधर 2 करो, तो हाइड्रोजन 2 हो गए, इधर 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 3 6, ऑक्सीजन 1 मिनट, इधर ऑक्सीजन निकालने पड़ेंगे ये, ठीक। तो ऑक्सीजन 1 और 1 2, 2 और 4 6, देखिए हो गया बैलेंस। आप लोग चेक कर लीजिए समीकरण बैलेंस है कि नहीं बैलेंस, देख लीजिए। टू HNO3 से बैलेंस है। अथवा इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको आप HNO3 को
हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा, मतलब हाइड्रोजन के साथ, तो बनेगा तब भी N2O बनेगा और H2O बनेगा। ठीक, यहाँ पर आप कर लीजिए, इधर N2O है तो इधर 2 करिए, ठीक, और इधर करिए 2, तो 2 ये, अगर आप यहाँ पर 5 करो तो ऑक्सीजन 2 3 6, तो 5 1 6 ऑक्सीजन बैलेंस है, तो 5 दूनी 10 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 2 ये हैं और 8 ये मिलाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये इक्वेशन भी हो गई। और ये जनरली, ये वाली जो जनरली इक्वेशन है उसको फॉलो करेगा Fe और जिंक। कौन फॉलो करेगा? आयरन और जिंक। और चौथी इक्वेशन है अति तनु नाइट्रिक अम्ल के लिए, जो ऐसी धातुएं जो अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं और रिड्यूस हो जाती हैं। अति तनु ऐसे HNO3 के साथ रिएक्शन करती हैं और रिड्यूस हो जाती हैं, तो उसमें क्या करोगे? HNO3 को हाइड्रोजन से जोड़ दोगे, बनेगा NH4NO3 और प्लस H2O बनेगा। ठीक, क्या बनेगा? वहाँ पर 2 हैं तो इधर 2 करो, और इधर 2 और 8 10, इधर 4 4 और 6, 3 दूनी 6 10, इस तरह से। बाकी सब बैलेंस है, 3 ऑक्सीजन 3 3 6 ऑक्सीजन 2 3 6। तो ये परिकल्पित रासायनिक समीकरण हैं जिससे हम लोग क्या करेंगे? धातुओं का ऑक्सीकरण कराएंगे। अब ये जो रिएक्शन है ये कौन फॉलो करेगा? नीचे वाली, इसको मैग्नीज फॉलो करेगा, मैग्नीशियम फॉलो करेगा, स्टेनस फॉलो करेगा, और आयरन और जिंक भी फॉलो कर लेता है। ठीक, तो इस तरह से इतने लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, मैग्नीज, मैग्नीशियम, स्टेनस, आयरन और जिंक, ये लोग इसको फॉलो करते हैं। ऐसा करिए, इसमें सिर्फ आयरन, स्टेनस और जिंक, स्टेनस और जिंक, इस तरह इसको रखिए, मैग्नीज मैग्नीशियम को मत रखिए। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, हो गया। अब शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन की इक्वेशंस कराना। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हैं कुछ आपको हम करा देते हैं। चलिए हटाते हैं। ये अभी तक जो था ये था एक बेसिक नॉलेज जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था कि कैसे आप कराओगे। अब शुरू करते हैं धातुओं के ऑक्सीकरण में। सबसे पहले अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ, अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ। अब जो अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ है, इसकी Mn की अगर HNO3 के साथ क्रिया कराओगे या मैग्नीशियम की HNO3 के साथ क्रिया कराओगे तो ये सीधे क्या बना लेंगे? नाइट्रेट बना लेंगे और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। MnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, और इसमें मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम दूसरा रिएक्शन कराते हैं, अगर हम आयरन की कराते हैं इसके साथ HNO3 के साथ, ठीक, तो यहाँ आप 2 ले लीजिए तब वो बैलेंस होगा। हाँ, ये एक बात ये ध्यान रखना है कि आप जब P ब्लॉक यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन कराओगे तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जितने एटम उधर हों उतने ही इधर भी होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। क्या होगा? FeNO3 का होल ट्वाइस और प्लस ये 2 नवजात हाइड्रोजन ऐसे निकलेंगे। दूसरी जो परिकल्पित रासायनिक समीकरण है, ठीक, ये Fe और जिंक फॉलो करेगा, अभी हमने कहा था ना, तो ये बना लेगा NH4NO3 और प्लस कितने H2O? 3H2O। ठीक, 3 दूनी 6 4 10। ठीक, अब यहाँ पर हाइड्रोजन है 8, तो ऊपर भी 8 होने चाहिए। क्यों? और ऊपर जब 8 हाइड्रोजन होने चाहिए तो हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 4 से। तो आप 4 यहाँ कर लो, 4 दूनी 8 यहाँ कर लो, 4 यहाँ कर लो और 4 दूनी 8। अब 8 हाइड्रोजन से 8 हाइड्रोजन कट जाएगा। बिल्कुल वही प्रोसीजर करेंगे जो अभी पहले किए थे। और कुछ कैंसिल हो रहा है, HNO3 इधर उधर नहीं, और कुछ नहीं हटेगा। आप सीधे लिख लीजिए इसको, 4Fe प्लस ये HNO3 और ये HNO3, 8 और 1 9 HNO3 हैं। ठीक, 1 मिनट भैया, यहाँ पर 2 करो क्योंकि तब बैलेंस होगा ना, तो 8 और 2 10, ये हमसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 2 पहले करना पड़ेगा तब बैलेंस होगा। हाँ ठीक, तो बस इधर
क्या हुआ, इधर क्या बचा, ये 4FeNO3 का होल ट्वाइस और प्लस NH4NO3 और प्लस 3H2O। और जिस तरह से ये इक्वेशन हुई है सेम एज जिंक भी फॉलो करेगा। अगर हम जिंक के लिए रासायनिक समीकरण लिखें तो बस इसी में जहाँ पर आयरन है वहाँ पर जिंक लिख दो, बस वही सेम इक्वेशन हो जाएगी। 4ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4NO3 और प्लस 3H2O। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, जो आपने Fe के लिए किया है वही आप जिंक के लिए करके कर सकते हैं। चाहो तो आप 2 स्टेप में करा के तब लिखो या फिर आप सीधे लिख दो इसी के जैसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्टेप आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। देख लो इसको देख लो सब लोग। ये था अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ। किसके साथ था, अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ। इसके बाद कराएंगे तनु नाइट्रिक अम्ल, और वो वाले जो कॉपर Ag और Hg और Pb फॉलो करते हैं, कॉपर Ag Hg और Pb फॉलो करते हैं। शायद आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कर लीजिए, ठीक। तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ देख लेते हैं। तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ, अभी सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ भी देखेंगे। इसके साथ 2 रिएक्शन देख लेते हैं। किसकी आप, कॉपर Hg Ag और Pb, इनकी आप करा सकते हैं। बनेगा क्या, आप इसको नोट कर लीजिए, NO व H2O बनेगा रिडक्शन पर। मतलब इनका जब ऑक्सीकरण होगा, यानी नाइट्रिक अम्ल का रिडक्शन होता है, इनका ऑक्सीडेशन होता है। तो जो नाइट्रिक अम्ल रिड्यूस करेगा तो किस स्टेट में आएगा, तो NO में आएगा। किस रूप में जाएगा, NO के रूप में जाएगा। तो बस करते हैं शुरू। सबसे पहले आप कॉपर को ले लीजिए, कॉपर की HNO3 के साथ रिएक्शन कराइए। यहाँ पर आप 2 ले लीजिए, तो CuNO3 का होल ट्वाइस और प्लस हमने नवजात हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन हम लिखेंगे, मतलब HNO3 और प्लस ये इस तरह से हाइड्रोजन, और बनाएंगे क्या, NO प्लस H2O। इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 2 करिए तो इधर भी 2 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 और 1 3, इधर 2 3 6, तो 6 करने के लिए ऑक्सीजन को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4, और 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी 8 लगाना पड़ेगा, ठीक। तो अब क्या करना है, हाइड्रोजन यहाँ नीचे कितने हैं, 8, और ऊपर कितने हैं, 2। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे 8 है ऊपर 2, तो हमको दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा अपोजिट संख्या से, ठीक। तो आप यहाँ क्या कर लीजिए, यहाँ पर 8 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, और इसी में हम परिवर्तित कर रहे हैं। देखो वहाँ 8 है तो यहाँ 8 आगे लगा लो, इधर 8 की 2 से गुणा होगी 16, यहाँ पर 1 है कुछ नहीं 8, और इधर 2 है तो 8 दूना 16, इधर हाँ 2 से गुणा करोगे तो 2 और 2 की गुणा 4, इधर 8 की गुणा के साथ 16, इधर 2 और 2 की गुणा 4, इधर 2 और 4 की गुणा से 8। इस तरह से हो गया। अब 16 हाइड्रोजन से 16 हाइड्रोजन आप काट दीजिए, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ नहीं, तो अब बस सीधे लिख लेते हैं, कॉपर 8 प्लस 16 HNO3 और 4 HNO3, 20 HNO3 हो जाएंगे, ठीक। और एरो का ये प्लस ये हो गया 8 CuNO3 का होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट प्लस 4 NO और प्लस 8 H2O। बस इस तरह से ये इक्वेशन हमारी हो गई। इसी इक्वेशन को Ag भी फॉलो करेगा, मरकरी भी फॉलो करेगा और लेड भी फॉलो करेगा। सेम इक्वेशन को सब फॉलो करेंगे, है कि नहीं। कौन फॉलो करेगा, सब फॉलो करेंगे। कर लीजिए। उम्मीद है कि समझ में आ गया, है कि नहीं। हटाते हैं इसको, देख लीजिए। पहले हमने क्या किया, हमको ये पता है कि अगर कॉपर Hg Ag और Pb रिएक्ट करेंगे तो सिर्फ इस वाली पर्टिकुलर रिएक्शन से करेंगे जिसमें ये NO और जल बनता है। तो ये वाली बेसिक इक्वेशन जो परिकल्पित है
वो हमने लिखा। कापर की HNO3 के साथ क्रिया करा दी, हाइड्रोजन निकाल दिए नवजात, कापर नाइट्रेट बना दिया। फिर हमने बैलेंस कर लिया हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, ऊपर नीचे गुणा करके, इसके बाद काट दिया जो कटना था, बाकी समीकरण जोड़ करके लिख दिया। ये बीच में जो एरो है इसके इधर का इधर जोड़ के लिख दो, इधर का इधर जोड़ के लिख दो, बस बेसिक इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। चलिए बस अब आज के वीडियो के एंड की ओर हम पहुंच रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल एंड कर रहे हैं। एक इक्वेशन और हम लोग करेंगे बस, और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट, जैसे अब यहाँ पर क्या करना है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ हमको करनी है, सांद्र HNO3 के साथ क्रिया करा करके हम कैसे ऑक्सीकरण कराएंगे धातुओं का। तो सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराएगा तो N2O और H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? NO2 और H2O, सॉरी, क्या बनाएगा? NO2 और H2O। तो इसमें हम एक करा लेते हैं सिर्फ, जैसे कापर का कापर नाइट्रेट में करा देते हैं, तो यहाँ पर NO2 व H2O बनेगा, वो वाली रिएक्शन काम आएगी, ठीक, शुरुआत वाली जो शुरू में सबसे पहले कराई थी। तो बस HNO3 की रिएक्शन करा दो, इसमें हाइड्रोजन जोड़ दो, ऐसे क्या बनेगा? NO2 और H2O, कापर प्लस HNO3, यहाँ पर 2 HNO3 ले लो, कापर नाइट्रेट और प्लस 2 हाइड्रोजन अलग हो गए, बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो बस ऊपर वाली समीकरण को हमको 2 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 2 1 कम 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, बस 2 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन कट गए। क्या बचा? कुछ और कट रहा है? कुछ नहीं। तो यहाँ पर कापर प्लस 2 HNO3 और 2 ये 4 HNO3 और बीच में एरो CuNO3 का होल ट्वाइस और प्लस 2 NO2 और प्लस 2 H2O, ये वाली इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से हम चाहें तो Hg का भी करा सकते हैं, Ag का भी करा सकते हैं, Pb का भी करा सकते हैं, मतलब इन सब का करा सकते हैं। अब HNO3 से कौन सी धातुएं ऐसी हैं जिनका ऑक्सीकरण नहीं होगा? तो जिन धातुओं का ऑक्सीकरण नहीं होगा उन धातुओं के नाम भी लिख लीजिए। जिन धातुओं का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो उसमें रेडियम है, इरिडियम है, प्लेटिनम है, Au है, ठीक, ये सब धातुएं ऐसी हैं, टाइटेनियम है, ये सब धातुएं ऐसी हैं जिनका ऑक्सीकरण नाइट्रिक अम्ल से नहीं हो पाएगा, जिनका ऑक्सीकरण नाइट्रिक अम्ल से नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि कौन सी धातु ऐसी हैं जिनका ऑक्सीकरण नाइट्रिक अम्ल से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पूछा जाता है ये अम्लराज क्या है? क्या है? अम्लराज। तो अम्लराज एक प्रकार का मिश्रण है HNO3 और HCl का 1:3 में, ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक ही मानते हैं, और यहाँ इसका 1:3 में मिश्रण क्या कहलाता है? अम्लराज। कभी कभी बहुविकल्पी में भी प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से अम्लराज है, तो 3 भाग होगा HCl और 1 भाग होगा HNO3, ठीक, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 अम्लराज कहलाएगा। अब ये होता क्या है, इसमें गुण कौन सा होता है? तो इसमें प्रबल विलायकीकरण का गुण होता है, प्रबल विलायकीकरण का गुण होता है, मतलब जो कहीं नहीं घुलते वो अम्लराज में घुल जाते हैं, ये मतलब है। ऐसी धातुएं जो कहीं नहीं घुलती, जैसे सोना है, जैसे प्लेटिनम है, ये सब धातुएं जब कहीं नहीं घुलती तो उनको अम्लराज में घोला जाता है। और अम्लराज अकेले नाइट्रिक अम्ल की प्रॉपर्टी नहीं है, नाइट्रिक अम्ल उसमें 1 पार्ट होगा और 3 पार्ट HCl होगा, तब वो जाकर के क्या बनेगा? अम्लराज बनेगा। और अगर हम इसकी रिएक्शन ऐसे कराएं 3HCl, तो बनने वाला क्या है? NOCl और प्लस H2O और प्लस Cl2, NOCl, H2O और Cl2, इसमें हाइड्रोजन 3 1 4, तो 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2 और 1 3, 3,
क्लोरीन 2 1 3 2 3, ठीक। तो इस तरह से अब इसमें जो प्रबल विलायकीकरण का गुण है वो है किसके कारण? तो ये जो क्लोरीन है ना, इसी के कारण ऐसा है कि प्रबल विलायकीकरण का गुण होता है, ठीक है। अगर हम इसमें सोना घोलें, मान लो सोना वाली अभिक्रिया करा दें, ठीक, क्या करा दें? सोने वाली अभिक्रिया, मतलब गोल्ड वाली, तो Au की रिएक्शन किससे होगी? ये क्लोरीन से, तो बन जाएगा AuCl3 और यहाँ पर 3 कर लो, ठीक, इधर 2 कर लो। तो अब अगर हमको इस समीकरण को कंबाइन करके लिखना हो तो यहाँ पर हमको क्लोरीन बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ पर 6 और यहाँ 3। ये 3 क्लोरीन से क्लोरीन कट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ लिख लो 2Au प्लस 3HNO3 प्लस 9HCl और ये एरो है 3NOCl प्लस 2AuCl3 और प्लस क्या बना 6H2O, और कुछ नहीं बचा। तो एक ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक, क्या आ गई? 2Au प्लस 3HNO3 9HCl, ठीक है, और गिव्स आउट 2AuCl3 3NOCl और 6H2O। अगर हम अब इसमें अगर हमको बनाना क्या है, क्या बनता क्या है, तो AuCl3 जो बना है इसको HCl के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? H और AuCl4 और इसका नाम है टेट्राक्लोरो ऑरिक एसिड, टेट्राक्लोरो ऑरिक अम्ल। क्या बना? टेट्राक्लोरो ऑरिक अम्ल। तो इसी तरह से प्लेटिनम भी घुल जाएगा और प्लेटिनिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा? प्लेटिनिक अम्ल, ठीक। तो ये था HNO3 से संबंधित ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी, उसकी ऑक्सीडेशन वाली जो प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीकारक गुण। और ये था सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण 1:3 के अनुपात में, 1 भाग होगा HNO3 का, 3 भाग HCl का, तो बनाएगा अम्लराज एक्वा रेजिया। और जो एक्वा रेजिया है वो उसमें प्रबल विलायकीकरण का गुण होता है, मुक्त क्लोरीन होने के कारण, Cl2 होने के कारण। और इस तरह से कोई भी धातुएं जो प्लेटिनम है, जैसे सोना है, जो कहीं नहीं घुलती, वो कहाँ घुल जाती हैं? अम्लराज में घुल जाती हैं। तो इस तरह से हम और आप लोगों ने, दोनों लोगों ने मिल करके HNO3 के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ लिया है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लोगे तो याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। बस यह जो पहली बार अगर फेस कर रहे हो तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, है कि नहीं? आप आराम से देखिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक। तो ठीक है क्लास, थैंक यू आप लोगों को। और अगली वीडियो भी हमारी अब रोज़ एक वीडियो मिलेगी जिसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ही बात होगी। फिर हमारा चैप्टर वाइज वीडियो शुरू होगा मार्च में। तो ठीक है, रखते हैं।